नमस्कार, स्वागत है आपका योर और स्टॉक्स में, जहां हमारे दिग्गज एक्सपर्ट्स आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका योर स्टॉक्स में बिल्कुल ही आसान है। आप हमारे नंबर 9167329108 पर अपने सवाल हमें फ़ोन कर सकते हैं। अपने सवाल SMS व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पेज के जरिए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक आज हम कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और आज हमारे साथ दो मेहमान भी होंगे जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ होंगे प्रिसीजन टेक्निकल एनालिसिस के मंदार जाम संदेकर और साथ ही SBI सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। इन दोनों मेहमानों से आपके सभी सवालों के जवाब। लेकिन देखिए, सबसे पहले बाजार की चाल एक बार देख लेते कि बाजार की चाल आज किस तरह की दिख रही है। तो बाजार पर आज दबाव फिर से दिख रहा है। 19,475 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। करीब करीब 65 अंक की गिरावट यहां पर दिख रही है। सेंसेक्स में 215 अंकों से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। निफ्टी पर दबाव कहां से आ रहा है? तो डिवीज लैब फार्मा में जो मुनाफा वसूली है उसका यहां पर दबाव है। इसके अलावा JSW स्टील 1.25% नीचे है। हीरो मोटो पर दबाव दिख रहा है। इंडसइंड बैंक भी 1.25% तक कमजोर है। फार्मा में ही सन फार्मा जहां पर आज गिरावट दिख रही है। निफ्टी 50 में आज मजबूती वाले शेयर की अगर बात करें तो HCL टेक जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। निफ्टी का टॉप गेनर है। करीब करीब 0.25% की तेजी यहां पर दिख रही है। अपोलो हॉस्पिटल यहां पर भी 1.25% की तेजी है। इसके अलावा पावर ग्रिड के शेयर में भी अच्छी तेजी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन कल जहां PSU बैंकों पर दबाव दिख रहा था, लेकिन आज यहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। PSU बैंकों में IOB जहां पर 11% की तेजी दिख रही है। सेंट्रल बैंक 6.5% ऊपर है। यूको बैंक में भी 5.5% तक की तेजी दिख रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, इन तमाम शेयरों पर आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए, हमारे दोनों मेहमान बने हुए हैं। मंदार जाम संदेकर हैं और सनी अग्रवाल हैं। मंदार, सबसे पहले आपसे निफ्टी पर एक व्यू जानना चाहेंगे। क्या लग रहा है बाजार में अब लगातार मुनाफा वसूली दिख रही है? क्या लग रहा है कहां से ठहराव आएगा? अगर जो इंडेक्स में ट्रेड करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह है? विश्वमोहन जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, बेसिकली मार्केट पिछले एक हफ्ते से एक छोटे रेंज में बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि यानी आज का दिन और अगला हफ्ता तो ट्रंकेटेड वीक है क्योंकि एक दिन छुट्टी है। तो मुझे लगता है कि ये जो नैरो रेंज में फिलहाल ट्रेड कर रहा है बाजार, उसी रेंज में बना रहेगा। 19,300 ये मार्केट के लिए सपोर्ट बना हुआ है। ऊपर में 19,600 650 ये रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो इसी रेंज में ट्रेड करते रहेगा। अब आपका जो सवाल है कि क्या करना चाहिए इंडेक्स ट्रेडर्स ने, तो मुझे लगता है कि लो प्रोफाइल होल्ड करना चाहिए। और बहुत ही अगर नैरो रेंज में ट्रेड करने वाले अगर ट्रेडर्स हों जो फास्ट एंट्री और फास्ट एग्जिट में बिलीव करते हैं, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट पे अगर एंटर करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 19,300 400 के आसपास बाय कर सकते हैं। 19,250 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 19,600 में बाहर निकल जाओ, इस तरीके का एक ट्रेड जरूर बन सकता है। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो बैंक निफ्टी में अभी भी वीकनेस बना हुआ है समहाउ। ये 44,400 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कि जिसके ऊपर बैंक निफ्टी ने ट्रेड करना जरूरी है। सिर्फ ट्रेड ही नहीं करना है, सस्टेन भी करना जरूरी है ताकि उसमें स्ट्रेंथ हमें देखने को मिल सके। तो उसमें भी उसी तरीके का एक ट्रेड है। अपसाइड भी लिमिटेड है 45,500, ये मैक्स अपसाइड अब भी फिलहाल तो लग रहा है। और आज का दिन और नेक्स्ट वीक ये थोड़ा सा इंडेक्स के लिए रेंज बाउंड होने वाला है और लो प्रोफाइल रखे तो बेहतर होगा। अगर ट्रेड करना हो तो सपोर्ट पे बाय कीजिए, यानी आपका रिस्क जो है वो कम रहेगा। ये व्यू इंडेक्स को लेकर है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथ एक मैनेजमेंट भी अभी जुड़ेंगे हमारे साथ बात करने के लिए। अलकार्गो टर्मिनल्स के MD सुरेश कुमार साहब हैं, जिनसे बात करेंगे लिस्टिंग के बाद कंपनी की क्या योजना है और डीमर्जर से कारोबार को कितना फायदा होगा। शुक्रिया सुरेश कुमार साहब, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश के लिए। सर, सबसे पहला मेरा सवाल यही होगा कि लिस्टिंग के बाद क्या योजनाएं हैं आप लोगों की, और क्या जो डीमर्जर के बाद क्या वैल्यू अनलॉक होगी, क्या क्या उम्मीद है? We need all of them as we embark on a new journey as a listed entity. It's an important day for us, starting our new journey as a listed entity with the many opportunities which are there in the Indian logistics market and the thriving Indian economy. We see ourselves as an asset light organization, and our expansion and future growth plans are based on 4 key things that we would like to do. One is in our core business, which is our CFS ICD business that we do.
grow faster than the market by identifying sectors and commodities which have a faster growth rate and providing the relevant solutions for customers, including digital enablement of a very, very different order than what currently exists in the industry. We would identify suitable opportunities in geographic locations where we currently don't have our operations. And the south of the country is a priority for us in terms of adding new facilities and not only capacity. We also तो सुरेश जी, आपने जैसे कहा कि इनऑर्गेनिक ग्रोथ पर आप का फोकस आप लोगों का ज़्यादा है, लेकिन एक्सपेंशन की अगर बात करें तो भारत और ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन को लेकर क्या योजनाएं हैं, कुछ इसके बारे में अगर आप बताएं सुरेश जी। The opportunities that we see, as I mentioned to you, will center around the many progressive programs and policies of the government, the new logistics policy, DFCC coming up, and the multiple Gati Shakti terminals which will come up along with it, MMLPs which are coming in, and how can we be present in MMLPs either through alliances or strategic partnerships. And then in our CFS ICD portfolio, geographically there are portions that we can fill up. Like I mentioned to you, the Chennai port, the new port which has come in there, and then many other such developments which are happening, we would like to participate in them. Okay. That is where we see growth opportunities for all cargo terminals. Okay. सुरेश जी, अब अगला सवाल मेरा ये होगा कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को लेकर क्या स्थिति है और वेयरहाउस की जो आप लोगों की जो कैपेसिटी है उसमें कितना एडिशन आगे करेंगे और करंट कैपेसिटी क्या है? So currently हमारा यार्ड यूटिलाइजेशन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कुछ 80% 80% के पास है. We feel that is a appropriate utilization of the resources that we have. Wherever possible, we will try to expand yard capacity by leasing additional land or in appropriate markets looking at additional CFSs. In terms of warehouse capacity, in our current warehouse, in current CFS footprint, we have got about 1 million square feet of warehousing space, which also runs pretty much at the capacity that I mentioned to you. And when we expand into new geographies, that will add to the yard capacity and the warehousing capacity in future. And these are likely to be in areas where we geographically are not present at this point in time. शुक्रिया सुरेश कुमार साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि आगे कंपनी की क्या प्लान्स है, कैसे वो अपने कैपेसिटी को एनहांस आगे करने वाले हैं. सनी, अब आपसे मेरा सवाल होगा कंपनी पे. कंपनी डिमर्जर करके टर्मिनल और रियल्टी बिजनेस को अलग की, क्या लग रहा है किस तरह की ग्रोथ यहाँ से आपको दिख रही है? अलकार्गो टर्मिनल्स पर आपका व्यू जानना चाहेंगे. या डेफिनेटली गुड मॉर्निंग. एक जब भी कोई बिजनेस का डीमर्जर होता है तो इन टर्म्स ऑफ मैं पहले स्टॉक प्राइस की बात करना चाहूंगा कि यूजुअली क्या होता है कि जब कोई कंपनी ए से कंपनी बी डीमर्ज होती है तो हिस्टोरिकली हमने ये देखा है कि बहुत से इंस्टीट्यूशन है जिनको कंपनी बी के शेयर एलोकेट किए जाते हैं और उन्हें वो शेयर अपने फंड के मैंडेट के हिसाब से उनके फंड में रखना अलाउड नहीं होता है. तो मे बी कुछ दिनों तक इसमें हमें गिरावट देखने मिलती है और वंस एक बार ये सेलिंग खत्म हो जाती है उसके बाद फिर सीड बिजनेस पे व्यू लेता है. तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जब भी कोई नया बिजनेस डीमर्ज होता है तो उसमें एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नए एंगल से सीड उसे इवेल्युएट करता है और एक अच्छी ग्रोथ हमें नए बिजनेसेस में डीमर्ज एंटिटी में देखने मिलती है. तो मेरी यही सलाह रहेगी कि अगर किसी को अलकार्गो टर्मिनल अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो 4 या 5 दिन रुक करके जब ये इसमें जब गिरावट में जब स्टेबिलिटी आ जाएगी उसके बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए. तो एक स्टेबिलिटी आने दीजिए, लेकिन जब भी डीमर्जर होता है तो नए बिजनेस पे डेफिनेटली वहाँ पर वैल्यू अनलॉक होता है, ऐसा सनी को भी लगता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. हमारे साथ अगले दर्शक है कृष्णा है जयपुर से. पूछिए कृष्णा जी, क्या सवाल है आपका? सर, जैन टेक्नोलॉजी के 25 शेयर है 400 पे और एचईई के भी 400 पे 25 शेयर है. ऑलमोस्ट दोनों में मेरे को प्रॉफिट. जेन टेक्नोलॉजी आपने एक बताया, दूसरा शेयर क्या है आपके पास? एचईई. एचईजी. एचईई, ई फॉर एलिफेंट. एचईजी आपने बताया? एचईई. ओके.
ओके इसी सबसे पहले जेन टेक्नोलॉजी पे बता दीजिए इनको, कृष्णा जी को क्या करना चाहिए मंदार? विश्वमोहन जी देखिए, बेसिकली ये स्टॉक में एक अच्छी खासी मूव हमें देखने को मिल रही है। जब तक ये स्ट्रेंथ बना रहता है तब तक मुझे लगता है कि पोजीशन तो होल्ड करनी चाहिए, इसमें दिक्कत वाली बात है नहीं। मैं एग्जैक्ट लेवल्स आपको बता देता हूँ। देखिए आज ये स्टॉक नीचे है, लेकिन इसमें जिस तरीके का एक फास्ट मूव बनी है वो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ करंट लेवल्स पे मेरी राय रहेगी कि ये पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और बाकी की जो पोजीशन है उसके लिए एक 720 का स्टॉप लॉस सुझाऊंगा। 720 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड करें। ऐसा हो सकता है कि पिछले 4-5 दिनों की एक फास्ट मूव के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेक्शन मार्केट में इस स्टॉक में बना है। अब करेक्शन के बाद शायद ये फिर से ये मोमेंटम पकड़ ले पाएगा, तो इसलिए 720 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन ध्यान रखिए बहुत ही फास्ट मूव बनी है और पिछले कुछ महीनों में बहुत ही बढ़िया सी मूव बनी है, तो इसलिए ये करंट लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना बेहतर होगा। यानी करंट लेवल पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें, और जो पार्शियली जो आप होल्ड करेंगे, जो अगर शेयर आप नहीं निकलते तो 720 का स्टॉप लॉस भी यहाँ पर जेन टेक्नोलॉजी में लगाकर होल्ड कर सकते हैं। उनका एक और सवाल था एक्शन कंस्ट्रक्शन पे। सनी आप बताइए क्या करना चाहिए एसीई में? एसी में डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ये एक प्रॉक्सी प्ले है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया का, और रिसेंटली इनके जो क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी ने काफी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए थे। तो अगर इनका मीडियम टू लॉन्ग टर्म का अगर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन है तो मेरी यही सलाह रहेगी कि स्टॉक में बने रहिए। यहाँ से फर्दर 15-20% का अपसाइड हमें देखने मिल सकता है अगले 6 से 12 में। बढ़िया शेयर है, और लगातार जिस तरह की आप तेजी अगर आप इसमें आई है ये आगे भी कंटिन्यू होगी। साल भर में करीब करीब यहाँ पर अगर आप तेजी देखेंगे तो 240% तक की तेजी आ चुकी है। महीने भर में 26% की तेजी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट के शेयर में आ चुकी है। इसे आप आगे भी होल्ड कर सकते हैं। सर मैं हरजीत सिंह बात कर रहा हूँ पंजाब से। जी नमस्कार, पूछिए सवाल क्या है? सर मैंने JSW राज्य के शेयर खरीदे थे 288 प्राइस पे, तो सर मैं कब की खरीद है और कितना होल्ड कर सकते हैं आप? जी सर, कब की खरीद है सर? इसी महीने की खरीद है क्या? रैली तो अच्छी दिख रही है, 5 दिनों में 11% से ज्यादा की तेजी आ चुकी है। कब तक होल्ड कर सकते हैं इसे? सर मैं अगले 6 मंथ के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर। ओके, 6 महीने होल्डिंग कैपेसिटी है। सनी क्या करना चाहिए इनको? 288 के आसपास 285 रुपए की खरीद भाव है, 327 रुपए करंट मार्केट प्राइस है, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? डेफिनेटली बने रहना चाहिए। काफी एक अच्छी कंपनी है एनर्जी सेक्टर की, और ऑफ लेट स्टॉक प्राइस एप्रिशिएट भी हुआ है। अगर इनका हॉराइजन 6 से 12 मंथ का है तो डेफिनेटली स्टॉक में बने रहना चाहिए, और इसमें अपसाइड की गुंजाइश है यहाँ से। ओके, और भी अपसाइड की गुंजाइश है, आप यहाँ पर बने रह सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ जेके जैन है, इंस्टाग्राम से इन्होंने सवाल भेजा है। नौकार कॉर्प के 1000 शेयर है इनके पास, खरीद भाव है 66 रुपए 50 पैसे का, करंट मार्केट प्राइस 62 रुपए के आसपास है। मंदार जी क्या करना चाहिए इनको नौकार कॉर्पोरेशन में? विश्वमोहन जी देखिए, अभी जहां पे इनकी खरीदी है उसी लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 62 का प्राइस है फिलहाल। अगर इनका लॉन्ग टर्म व्यू है तो होल्ड की राय रहेगी। जो इसमें स्टॉप लॉस रहेगा वो 50 रुपए का होगा। 50 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और शॉर्ट टर्म अगर इनका व्यू हो तो मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस तो सेम रहेगा 50 रुपए का। शॉर्ट टर्म के व्यू से मुझे लगता है कि इनको एक चांस मिलेगा एग्जिट करने के लिए। 68-70 का प्राइस इनको मिल सकता है अगले 1 से 2 महीनों में, तो वहां पे एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म का व्यू हो तो 50 रुपए के साथ होल्ड कीजिए। ओके, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो आप खरीद भाव के आसपास कोशिश करें निकल जाए। अगर नहीं, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो आप बने रह सकते हैं। लेकिन चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। नितेश है गुजरात से। नितेश जी पूछिए क्या सवाल है? यस बैंक का शेयर है, 1200 क्वांटिटी है, इसकी एवरेज 19 है, तो मैं रख सकता हूँ अभी? आपकी होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? कब तक होल्ड कर सकते हैं यस बैंक को? सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। ओके, और आपने खरीदा कब था? 19 रुपए में? सर मैं वैसे अभी बढ़ा था तो 24 रुपए तक गया था, बाद में डाउन करते करते अभी 19 एवरेज किया है। ओके, मंदार जी क्या लग रहा है? यस बैंक कंसोलिडेशन के मूड में है। एक बीच में तो एक कंसोलिडेशन फेज से निकल के 25 तक गया भी था, वापस से अब 17-18 के आसपास ही घूम रहा
दिखा है, क्या करना चाहिए? लंबी अवधि के निवेशक है, रुकना चाहिए इनको यस बैंक के साथ? विश्वभन जी, आपने सही कहा कि 25-26 रुपए की लेवल ये स्टॉक पिछले 10 महीनों में देख चुका है। लेकिन हर बार क्या होता है कि जिस तरीके का एक फास्ट मूव स्टॉक में देखने को मिलता है ऊपर की बाजू में, तो उसी तरीके से वो मूव फिजल आउट भी हो जाता है, यानी फिर से स्टॉक नीचे के लेवल्स पे आ जाता है। अब पिछले 4-5 महीनों का ही चार्ट अगर आप देखो तो हर बार 18-50 के लेवल पे जाता है, वहां से नीचे आ जाता है। तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और प्रॉब्लम ऐसा है कि ये स्टॉक बहुत रिटेलर्स के पास है, यानी मैक्सिमम शेयर जो इसका है रिटेलर्स के पास है। तो हर बार ये ऊपर चलने की कोशिश करता है तो कोई ना कोई आके इसको बिकवाली आ जाती है और स्टॉक नीचे ही रह जाता है। तो अगर इनका बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू है, यानी 5 से 10 साल का अगर व्यू है, तो मुझे लगता है कि ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो जब भी स्टॉक में अपसाइड बनेगी तब बाहर निकलना बेहतर होगा। ओके, तो ये व्यू आपके लिए यस बैंक पर है। अगले दर्शक है सुनील हैं दिल्ली से। सुनील जी पूछिए, क्या सवाल है? सर मेरे पास प्रकाश पाइप के 1000 शेयर हैं 170 के रेट में। ओके, प्रकाश पाइप्स के। आप क्या इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं? मैं इन्वेस्टर हूँ। ओके, इन्वेस्टर हैं। प्रकाश पाइप्स के 1000 शेयर है 190 रुपए के। मंदार जी, क्या करना चाहिए प्रकाश पाइप्स? क्या लग रहा है यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज दिख रही है आगे ग्रोथ की? विश्वमोहन जी, ये स्टॉक ने हाल ही में ब्रेकआउट जनरेट किया है, यानी अगर इसका आप पिछले 3 साल का चार्ट देखो तो 2020 के बाद इस स्टॉक में एक अच्छी खासी अपमूव बनी थी। 30 रुपए से ये स्टॉक ऊपर में 200 रुपए तक चला था। लेकिन 2021 से लेके अब तक, यानी 2 साल, ये स्टॉक एक बहुत ही नैरोइंग कंसोलिडेशन में बना हुआ था। 140 से लेके 200 रुपए इस तरीके का एक रेंज था इस स्टॉक का, और कंसोलिडेट करके अब हाल ही में, यानी मैं आपको बताता हूं, लास्ट वीक ही थर्सडे को 3 अगस्त को ही स्टॉक ने ब्रेकआउट कर दिया, यानी 200 का जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक करके ऊपर चला है। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ महीने। ऑडियो में बार बार मंदार जी की कुछ दिक्कत हो रही है। चलिए, तो मंदार जी अगर इनको हो क्या करें, प्रॉफिट पार्शियल बुक करें या अभी बने रहें? ये सीधा सवाल दे दीजिएगा प्रकाश पाइप्स पे। विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि इन्होंने बना रहना चाहिए। इसके लिए स्टॉप लॉस होगा 230 का और इसका अपसाइड टारगेट है 310 से लेके 320 तक का। 320 रुपए तक ये स्टॉक्स प्रकाश पाइप जा सकता है। 230 का स्टॉप लॉस यहां पर लगा के आप होल्ड कर सकते हैं। जिस तरह की चाल दिखी है 2020 में, इसका भाव 24-25 रुपए का हुआ करता था और ये बढ़कर 263 रुपए के ऊपर अब पहुंच चुका है। और मंदार जी को लगता है कि आने वाले समय में ये 320 रुपए तक भी जा सकता है। अगले दर्शक है अखिलेश, जिन्होंने ट्विटर के जरिए अपना सवाल भेजा है। इन्फोसिस पे 50 शेयर है इनके पास 1326 के भाव पर। क्या सनी, क्या लग रहा है आपको ट्विटर में टेक रैली जो यूएस में आई थी, उस तरह की रैली इन्फोसिस में तो दिखी नहीं, काफी समय से एक रेंज में ही दिख रहा है, ये कह सकते कमजोरी ही दिख रही है। 1400-1500 जुलाई के महीने में हुआ करता था, वो गिरकर अब 1300 के आसपास आ गया है। क्या करना चाहिए इनको? रुकना चाहिए? अभी प्रॉफिट में है? डेफिनेटली इन्फोसिस की अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर के नतीजे की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अपना गाइडेंस भी डाउनग्रेड किया था, और उसी के चलते मुझे लगता है कि इनका जो सेकंड क्वार्टर है वो भी वीक ही रहेगा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड ऑल दो स्टफ। तो अगर ये ट्रेडर है तो मेरी इनसे ये राय रहेगी कि ये इन्फोसिस में प्रॉफिट बुक करके जो रिलेटिवली अदर बेहतर आईटी कंपनीज है जैसे एचसीएल टेक है, जहाँ वैल्यूएशन का कंफर्ट भी है, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। यहाँ से प्रॉफिट बुक करके एचसीएल टेक में शिफ्ट होने की राय रहेगी। ओके, तो ये व्यू आपके लिए है। इन्फोसिस से लेकर आप एचसीएल टेक में शिफ्ट होने की सलाह सनी की है। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। विश्वजीत है जमशेदपुर से। दिलीप बिल्डकॉन के इनके पास 2000 शेयर है 345 के भाव पर। मंदार जी, क्या करना चाहिए इनको दिलीप बिल्डकॉन में? विश्वभूषण जी, देखिए, डीबीएल के केस में पिछले 3 महीनों में अच्छी खासी अपमूव बनी है, यानी, और ये जो अपमूव का सिलसिला ये एक अरसे के बाद हुआ, यानी 1 साल का एक डाउन ट्रेंड स्टॉक में बना था। स्टॉक ऊपर के लेवल से 500-600 के लेवल से स्टॉक नीचे 160 के लेवल्स तक आ चुका था, और पिछले 2 महीनों में बहुत ही बढ़िया सी अपमूव बनी है। तो 160 से करंट लेवल्स 340 तक ये स्टॉक ऊपर चला था। अब फिलहाल शॉर्ट टर्म में, यानी पिछले 2 हफ्तों से एक नैरोइंग कंसोलिडेशन में बना हुआ है। मुझे तो लगता है कि पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके के वॉल्यूम्स स्टॉक में बने रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि ये मोमेंटम और कंटिन्यू होगा। तो इनके लिए स्टॉप लॉस होगा 260 का। 260 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन होल्ड कीजिए। 400, 400, 450 के आसपास ये स्टॉक चलना चाहिए अगर 6 महीने का व्यू रखते हैं तो
तो वो लेवल्स पे फिर से रिव्यू करेंगे, आप फिर से पूछिए तो देख बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन अभी तो आप होल्ड कीजिए, 260 का स्टॉप लॉस रखिए। ओके, अगर मंदार जी को आप फॉलो करते हैं तो 260 का स्टॉप लॉस के साथ इसे आप होल्ड करें। 400 से 450 रुपए की टारगेट के साथ आप इसे होल्ड कर सकते हैं। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।